tell us something about yourself. Okay, sir. First of all, sir, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is CMA Narendra Kumar Shukla. Basically, I belong from Travasti, Uttar Pradesh, but currently I am staying in Delhi. I am cleared CMA in June 2022 attempt and attempting both rape, and I am cleared CMA Intermediate Group 1 and Group 2 in December 2022 and December 9th. I did my graduation from Ram Manohar Lohia Awadh University in 2019. I did my 10th and 12th from UP Board in 2014 and 16. During my articles, I have done internal audit in UPPCL of Shahjahanpur unit, and also I have done stock audit in Nestle India Limited, DC Banthara, Lucknow branch. And during my articles, also I have done work on GST filing, GST reconciliation, ITR filing, and ITR filing, TDS filing. And my hobbies are listening music and singing, reading the books. That's all about, sir. Which is the last book you have read? Sir, Power of Subconscious Mind. Okay. Who's the author? Joseph Murphy, sir. Okay, very good. Just a minute. So So Narendra, Narendra, you mentioned in your, yes ma'am, please continue. no, please, sir, you can. You mentioned in your strength like ability to adjust with environment, right? So can you Yes, please sir. tell me any incident when you found that you are able to adjust with environment? कोई भी घटना आपके जीवन की जब आपको ऐसा लगा हो कि वातावरण के साथ में आप एकदम सहजता के साथ काम कर सकते हैं, ऐसी कोई घटना आपको कभी याद हो जिससे आपको ये लगा? Yes, first of all, मैं ये बताना, can I use Hindi, sir? Sorry? Yes, sure. Sir, Yes, मैं yes, you can use कर Hindi. Yes, you can. Yes, can whatever language you want, you can use. सकता- Sir, yes, sir. Basically, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, सर. क्लास 1 से लेके अप टू CMA फाइनल भी मैंने हिंदी में ही दिया है, सर. बोथ ग्रुप मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है. तो मैं सर रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ. तो जब मैं लखनऊ कोचिंग करने के लिए आया CMA फाइनल के लिए, तो यहाँ पे सारे बच्चे सर मतलब इंग्लिश मीडियम के या कॉमर्स साइड के थे. मैं अकेला बच्चा था जो गांव से बिलोंग करता था. तो 30-35 लोगों का बैच था, सर. तो उसमें मैं बैठता था तो मुझे सर बहुत लो फील होता था, या मैं बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता था चीजों को पढ़ने में, समझने में थोड़ा सर. तो फिर मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया, अपने आप को समझाया. धीरे 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 मैंने आपको सर प्रॉपर तैयार किया. तो इससे मुझे लगा कि मैं किसी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, सर. और सारी चीजें सर, स्टडी मटेरियल वगैरह इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश. तो आज अगर हम आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं और आपको हम कॉर्पोरेट ऑफिस में अपॉइंट करेंगे जहां पर ज्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जैसा आपने कहा कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल थोड़ा कम होते हो, तो अगर आपको कॉर्पोरेट में हम लोग शिफ्ट करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में लेकर आते हैं और वहां पर आपको डील करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में या जो भी हायर कैडर के एम्प्लॉयज हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे? आप अपना आउटपुट पूरा दे पाएंगे? अच्छा सर, मैं जब बेसिकली मैं जब 10th या 12th या ग्रेजुएशन में था तो सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी. इवन मैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताना होता था तो मैं हेजिटेट करता था 2 बार 4 बार. तो पास में मतलब मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था. बट प्रेजेंट में मैंने उस पर काम किया था. अभी रिसेंटली का रिजल्ट आया, 1 महीने हुए. फिर मैंने 1 महीने में भाग दौड़ भी इतनी ज्यादा थी सर, तो इस पर मैंने काम करना शुरू किया है. 30 to 40% मैंने इंक्रीज भी किया है अपने आप में. और इन फ्यूचर मैं इस पे लगा हुआ हूँ सर. रेगुलर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, जैम एक्टिविटी वगैरह मैं करता हूँ. तो मैं कमिटेड हूँ. मैं सर 1 महीने में, आगे वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में श्योर सर. ओवर टू यू सोनल मैम. अपना ओके, सो आपके सीवी में आपने मेंशन किया है कि आपने जीएसटी रिकंसिलेशन किया है, जीएसटीआर 2A एंड 2B का. व्हाट इट इज, क्या रिकंसिलेशन था ये? मैम एक्चुअली जीएसटी रिकंसिलिएशन में जो जब हमारा ITR GSTR 1 फाइल किया जाता है, जो हमारा सप्लायर होता है वो फाइल कर देता है, तो उसमें एक डेट होती है. मतलब उसमें तो वो डायनेमिक होता है मैम, उसमें सारा डेटा आ जाता है. बट GSTR 2B में एक डेट होती है जो नेक्स्ट मंथ के 13 तक होती है, वही सारा डेटा आता है.
तो जब हमको आईटीसी लेना होता है तो हम एज पर 2B लेते हैं, ना कि 2A के हिसाब से लेते हैं। और मैम हमारे वहाँ जहाँ मैं काम करता था मैम, तो वहाँ टैली पे भी काम होता था, तो अकाउंटिंग भी होती थी, तो हम उस 2A को GST-R 2A को जो अपनी टैली पे अकाउंटिंग करते थे उस TS 2A से भी रिकंसाइल करते थे। ओके, तो अभी एज पर लेटेस्ट प्रोविजन व्हाट इज द इम्पैक्ट इफ समथिंग इज नॉट अपलोडेड इन GSTR 2A? सप्लायर ने अगर GSTR 2A में इनवॉइस अपलोड नहीं किए हैं तो क्या इम्पैक्ट है इसका? मैम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हम फर्स्ट कौन कौन नहीं क्लेम कर सकता? मैम जो प्रोसीजर होगा, जब अपना सप्लाई करेगा गुड्स को, तो वो अपना GSTR 3 पे जब फाइल करेगा तो उसमें वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। और मैम अभी तो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है कि अगर हम GSTR 1 फाइल नहीं कर GSTR 1 नहीं फाइल करते हैं तो फिर अगले महीने का GSTR 1 भी नहीं फाइल कर सकते हैं और 3B भी नहीं फाइल कर सकते। ओके, अच्छा, अभी आपको किसी कंपनी के वर्किंग कैपिटल को बेटर करने के लिए बोला जाता है, तो क्या करेंगे? क्या क्या तरीके से आप किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को बेहतर बना सकते हैं? वर्किंग कैपिटल मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे उसमें कि जो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट है, जैसे कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, एंड उसका करंट लायबिलिटीज में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे। करंट एसेट्स में जैसे बैंक है, स्टॉक्स है, डेटर्स है, तो इन सब चीजों को मैम मैनेज करेंगे। और करंट लायबिलिटीज में जैसे डेटर्स हो गए या आउटस्टैंडिंग है हमारी लायबिलिटी है, तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और स्टॉक को कम करेंगे, जैसे कि अगर हमारी करंट एसेट ज्यादा है तो स्टॉक को सोचेंगे कि कम से कम स्टॉक बचे, ज्यादा से ज्यादा चीजें सप्लाई हो जाए। ओके ओके Okay, Narendra, यस सर। what is the entry for salary paid to Gopal? सैलरी पे तो गोपाल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। Okay, और बैड डेट रिकवर्ड के लिए क्या एंट्री होगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। प्लीज रिपीट। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। ओके, BRS के बारे में आप क्या जानते हैं? BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है सर। इसमें बैंक पास बैलेंस एज पर पासबुक एज बैलेंस एज पर बैंक, दोनों को सर रिकंसाइल किया जाता है। बट सर ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है सर। ओके, ठीक है नरेंद्र। एंड IRR क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और कुछ इसके बारे में? IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी सर। अच्छा नरेंद्र, तुमने तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा है कि तुम सिंगिंग भी करते हो, तो कुछ एक दो लाइन हमें यहाँ पे गा के बताओगे? यस सर, मैं एक दोहा सुनाना चाहूंगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। सुना सकता हूँ सर? जी सुनाइए। सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक दोहा मुझे याद है जो मैं रेगुलर बोला करता हूँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। वेरी गुड। वेरी गुड। नरेंद्र, यू ऑल्सो कंडक्टेड इंटरनल ऑडिट, जैसा आपने लिखा है UPSL, आई थिंक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये, उसका आपने इंटरनल ऑडिट भी करा और एट द सेम टाइम आपने नेस्ले का स्टॉक ऑडिट भी करा है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड स्टॉक ऑडिट? लाइक ऐसा क्या चीज है जो स्टॉक ऑडिट में आपने चेक करा, लेकिन आपने उसको जो है ऑडिट करते समय देखा, लेकिन वो चीज आपको इंटरनल ऑडिट में नहीं मिली? क्योंकि जितना मैं समझता हूं तो इंटरनल ऑडिट एक ओवरऑल ऑडिट है। अब स्टॉक ऑडिट में ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो इंटरनल ऑडिट में आप नहीं करते? सर इन प्रैक्टिकल में जो किया हूँ मैं सर वही बता रहा हूँ। इन प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने वहाँ किया है सर, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ बताएं। सर नेस्ले में ये होता था कि नेस्ले इंडिया में लिमिटेड में जब हम लोग जाते थे तो सर उनका केवल एक गोडाउन था वहाँ पे DC बंदरा में। तो वहाँ पे उनके सारे जो गुड्स होते थे वो स्टोर थे गोडाउन में। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो हम लोग को एक मतलब वो लिस्ट देते थे जिसमें सारा गुड्स उनका होता था कैडर वाइज। जैसे उनका मैगी था और
उसके साथ सॉस वगैरह होती है, सारी चीजें जो आइटम्स थे उनके वो लगे होते थे। तो वो लिस्ट देते थे कि इतने आइटम्स हमारे इस गोडाउन में है, इतने आइटम्स हमारे ये इस गोडाउन में, इतने आइटम्स ये इस गोडाउन में। तो सबको जाके हम लोगों को फिजिकली वेरीफाई करना होता था और उनके साथ एक सुपरवाइजर होता था जो हम लोग को बताता था काउंट करके। अगर डाउट होता था तो हम लोग पूरा काउंट करवाते थे, वेरीफाई करते थे, उसके बाद बस मैनेजमेंट को सबमिट कर देते थे। नहीं तो जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट करते समय भी आप स्टॉक को चेक करते होंगे, क्योंकि इंटरनल हाँ सर, ऑडिट वहां पूरे पे ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो जिस समय हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं उसमें जब आप स्टॉक को चेक करते हैं और एक जब आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं उसमें स्टॉक को चेक करते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? चेक करने के तरीके में कोई डिफरेंस होता है क्या दोनों में? हाँ सर, अगर हम इंटरनल ऑडिट के थ्रू कर रहे हैं सर, तो हमको ये देखना होता है कि मतलब AS2 वगैरह फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन से एसेट्स वगैरह है वहाँ पे। तो वो सारी नहीं, चीजें आप इंटरनल मेरा ऑडिट। सवाल नहीं समझे शायद। मैंने कहा इंटरनल ऑडिट जब आप कर रहे हो तो उसमें आप सारी चीजें चेक करते होंगे, तो स्टॉक को भी चेक करते होंगे। तो जिस समय आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं उसमें जब आप स्टॉक को चेक करते हो तो उसको चेक करने का जो तरीका है, और एक स्पेशली हमने एक्सक्लूसिवली स्टॉक ऑडिट ही करी उसमें हम स्टॉक को चेक कर रहे हैं, दोनों में स्टॉक को चेक करने के तरीके में कोई डिफरेंस है या दोनों में एक जैसा ही तरीका होता है स्टॉक को चेक करने का? सर अगर स्पेसिफिकली था तो उसमें तो हम लोगों ने फिजिकली चीजों को वेरीफाई करा, जैसा उन लोगों ने डेटा प्रोवाइड करा था, क्योंकि वहाँ गोडाउन था तो बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं सर, बस सामान आता था और वहां से दूसरी जगह सप्लाई होता था। तो इनपुट होता था, आउटपुट होता था, तो वही सारा था। और वहां पे जो हम लोगों ने स्टॉक ऑडिट, वहां पे इंटरनल ऑडिट जो किया था हम लोगों ने UPPCL में, तो वहां पे सर बेसिकली हम लोगों ने फिजिकल फिक्स एसेट्स वगैरह चेक किया था सर। स्टॉक अच्छा। ऑडिट वहां पे नहीं था, वहां पे फिक्स एसेट्स वगैरह, शेड्यूल वगैरह देखना था कि प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं, मीटर वगैरह जो है प्रॉपरली स्टोर हो रहे हैं, उसका लेजर वगैरह बनाया कि नहीं, स्टोर लेजर वगैरह। ठीक। तो ये सारी चीजें। Okay, Narendra, do you know about the SAP? यस सर, सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन, सॉरी सर। What are the uses of SAP nowadays? सर SAP एक प्रकार का जो है ERP सिस्टम है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम को है बहुत ही इजीली और कम कॉस्ट में, कम समय में उस चीजों को करने में हेल्प करती है। एक प्रकार से ये ERP सॉफ्टवेयर है और Okay. बहुत हेल्पफुल होता है। Okay. One is the budgeted cost and second one is the standard cost. इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड होती है, जो कि काफी चीजें होती हैं उनको हम लोग एनालाइज करके डिसाइड करते हैं। एंड बजटेड कॉस्ट सर एस्टिमेटेड होता है। प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड में क्या फर्क हुआ? प्री डिटरमाइंड मीन्स सर ये होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास सारी चीजें हैं, उनको कंसीडर करके हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, उसके हिसाब से हम उस चीज को डिसाइड करते हैं। और बजटेड में क्या होता है कि जो हमने हमारी पिछली चीजें यूज हो रही होंगी उनका एक एवरेज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एस्टिमेट करते हैं। Okay. Overhead allocation and overhead apportionment. Basic difference upon overhead allocation and overhead apportionment. What are the basic difference between these two terms? Sorry, sir. Minor Okay. difference. If I paid salary at the rate 2000 per month, so how much is the salary for 1 year? Yes, sir. Yes, sir. Repeat. एक महीने की 2000 रुपए सैलरी है तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी? 24,000. 24 and I paid 22 till now. Yes, sir. So how will you pass the journal entry? What are the journal entry regarding salary paid and salary unpaid? Sir, salary account debit and outstanding salary account debit to bank account. या फिर अमाउंट कितना कितना होगा? सर 22,000 सैलरी अकाउंट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग में जाएगा सर 2,000 और बैंक में 4. Okay, last question. Closing stock
वैल्यूएशन जो होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 से, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होता है और बैलेंस शीट में भी शो होता है। सॉरी सर, दो जगह क्यों शो होता है ऐसा? सर क्लोजिंग स्टॉक जो सेल नहीं होता है तो क्यों हमारा एज एसेट्स ट्रीट किया जाता है, करंट एसेट्स की तरीके हो सकता है, क्योंकि हमारी कैपिटल उसमें ब्लॉक होती है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं और पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। पीएनएल अकाउंट में तो एसेट्स दिखाते ही नहीं है। हाँ सर, पीएनएल अकाउंट में एज ए रेवेन्यू मानते हैं सर, कैपिटल फिर भी क्यों हमारा पैसा दिखाते हैं? ब्लॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह क्यों दिखाया जाता है? सर मुझे तो ओके, Okay, so Narendra, tell us, what are your views? What is India's stand on the Russia-Ukraine crisis? India has taken a particular stand on the issues. So what do you think, whether they are right, whether India is acting right, India is acting wrong, and what is the future course of action, what India should take? सर एज पर माय व्यू सर, इंडिया नॉर्मल पोजीशन पे है ना, तो सर इंडिया इधर ही सपोर्ट करता है ना इंडिया इधर ही सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से तो सर सही है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जैसे इंडिया को आगे बढ़ना है तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम ग्लोबली। ये हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि अगर हम रशिया के साथ जाते हैं तो हमारे यूएस से तालमेल सर गड़बड़ हो जाएंगे, और अगर हम यूक्रेन के साथ जाते हैं तो हमारे रशिया से तालमेल उस तरीके से नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो हमारा रशिया ने साथ दिया था उस टाइम, जब अमेरिका ने हम लोगों को भारत के लिए बोला था कि हाँ जल्दी से युद्ध। और नरेंद्र, तुम्हें नहीं लग रहा इतने लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, और तुम्हें नहीं लगता इंडिया को टफली रशिया को बोल देना चाहिए कि अब ये वॉर को बंद करें और एक स्टैंड लेना चाहिए जैसे बाकी कंट्रीज ले रही है, यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज? यस सर, बिल्कुल। अगर ये देखा जाए कि इतने लोग मतलब मेरे हिसाब से इतने घर बर्बाद हो चुके होंगे, किसी का भाई गया होगा, किसी का पिता गया होगा, तो एज पर माय व्यू चाहिए तो सर, लेकिन ये ग्लोबल वर्ल्ड में सर सभी लोग अपना फायदा ही देखते हैं, तो इंडिया शायद इसलिए नहीं स्टेप ले रहा होगा कि अगर मैं जाऊंगा तो शायद कल को अगर मुझे रशिया की जरूरत होगी तो रशिया मदद नहीं करेगा, ताकि सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है मोस्टली हम लोग रशिया से ही लेते हैं, तो शायद इसीलिए रशिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट ये कदम नहीं ले पा रही है। Okay. What is the audit committee? What is the role of audit committee? एज पर सेक्शन रोल मैम पूरा एक्सप्लेन करना मैम, एज पर सेक्शन 177 कंपनीज एक्ट 177 ऑडिट कमेटी मींस एवरी, मैम पूरा मैं बताऊं कॉर्पोरेशन से लेके या फिर फंक्शन पूरा? आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपने मेरा सवाल सुना, आप बताइए आपको क्या जवाब देना चाहिए। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी यस, सर मैम फंक्शन। क्या भूमिका है ऑडिट कमेटी की? मैम मेन फंक्शन जो ऑडिट कमेटी का होता है ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, ये इनका मेन रोल होता है मैम, और उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का। ऑडिटर को अपॉइंट करने का, और क्या बताया आपने? डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। पार्डन? रेम्यूनरेशन मैम। नरेंद्र, किन इंटरनल ऑडिट किन कंपनीज के लिए कंपलसरी है? सर एज पर सेक्शन 138 एवरी लिस्टेड कंपनी इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है, एंड प्राइवेट कंपनी एवरी प्राइवेट कंपनी व्हिच हैज आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स मोर देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर मोर देन 200 करोड़। मोर देन 10 करोड़ एंड मोर देन 200 करोड़? 100, sorry sir, 100 crore outstanding loans from any bank or PFI greater than 100 crores and turnover greater than 200 crores. And every unlisted company outstanding deposit 25 crores, paid up share capital greater than 50 crores and outstanding loans from bank or PFI greater than 100 crores. 100 and 200 crores limit is for listed company. Yes sir. Okay. For listed company, the limit is 100 and 200 crores. Okay.
अच्छा, अगर कंपनी को अपनी एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग करनी है और इसके लिए कंपनी फूड एंड बेवरेजेस खरीदना चाहती है, क्या उन फूड एंड बेवरेजेस पे कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी क्या? नो मैम, ब्लॉक क्रेडिट एज पर सेक्शन 17। It is blocked. What is the limit of political contribution under Companies Act? नॉट मैम, सॉरी। Okay. 11% और 9%। So, what is the thing which makes you stressed? आप किस चीज से stressed हो जाते हैं नरेंद्र? मैम मेरा एक ही वीक पॉइंट है, मैम जब इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ तो थोड़ा सा मैं अपने आप को लो फील कर सकता हूँ। बस। चीजों को, आती हुई चीजों को मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज माई वीक पॉइंट। चलिए तो ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको जनरली, हम लोग जब अपने कमेंट्स देते हैं तो हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि आप कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं हो या आपको कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना आए। लेकिन आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूं जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो जब भी आप कोई जवाब देते हैं इंटरव्यू में, तो इस तरह की चीजें आप यूज ना करें कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आपसे मैंने 2-3 सवाल पूछे, 1-2 सवाल और बाकी जो है फैकल्टीज उन्होंने भी पूछे, बट आपने साथ में ऐड करा कि जितना मैंने करा है मैं उतना बताता हूं। आप जब इंटरव्यू में जवाब देते हैं तो सही है या गलत आपका जवाब, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, यानी इंटरव्यू लेने वाला बंदा डिसाइड करता है। आपको अपने आंसर के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। तो पहली चीज तो ये कि आपको इस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा जगह जगह बहुत अटक रहे हैं, प्रोविजंस आपने बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर करें, तो आप थोड़ा सा और वर्कआउट करें। ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू को हैंडल करा, बहुत अच्छे से उसको आपने टैकल करा, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा जो है, आप, मुझे लग रहा है कि आप शायद थोड़े से डरे हुए हैं या शायद थोड़ा सा घबराए हुए हैं, नर्वस हैं, है ना? हाँ, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि जैसे सोनल मैम ने भी आपसे कई सवाल पूछे, आप नहीं जवाब दे पाए या गलत दिया। मैंने भी आपसे पूछा जिसका भी आपने थोड़ा गलत जवाब दिया। लिस्टेड कंपनीज में ऑडिट हमेशा कंपलसरी होती है, कोई लिमिट नहीं होती। लिस्टेड कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट इज ऑलवेज कंपलसरी। तो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करें, ठीक है ना? हाँ। और नरेंद्र, ये ऑडिट कमेटी का रोल केवल यही नहीं होता है, और ऐसे सवाल पूछने से आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे ना वापस से। इफ यू टेक इन इंटरव्यू तो यू नीड टू रिप्लाई क्वेश्चन को समझ के। कितना बताऊं, ये तो सीएमए फाइनल का एग्जाम नहीं है ना। एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर एज ऑन डेट, बोलिए मैम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो मैम कितना, या उनका फंक्शन बताना है मुझे या फिर पूरा एक्सप्लेन करना है? अभी आप खुद सोचिए ना कि डेफिनेटली जब आप रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप फंक्शंस ही बताएंगे या स्कोप बताएंगे कि ऑडिट कमेटी क्या करती है। उसमें केवल आपने एक ऑडिटर वाली बात बोली। ऑडिट कमेटी के तो कई सारे रोल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस व्हिच आर डन बाय द ऑडिट कमेटी ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तो ऑडिट कमेटी के रोल के बारे में पढ़े वापस से। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। एंड इसके अलावा बाकी ठीक है, आपने ओवरऑल मेरे सवालों का सही जवाब दिया। 2A and 2B का जो मैंने बारे में बात की थी, तो दैट वाज करेक्ट आंसर। आईटीसी वाला, फूड एंड बेवरेजेस का भी आपने सही जवाब दिया, दैट इज ओके, ठीक है। बट पलट के दोबारा से सवाल नहीं करना है, सवाल का जवाब देना है, ध्यान रखें। नरेंद्र, बस एक चीज और, आप जैसे स्टार्टिंग में आप बता रहे थे, तो आप ये भी बता सकते हो, ऐड कर सकते हो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए मैंने क्लियर कर लिया है ना। आप जब हिंदी के बारे में बता रहे थे कि मैं स्ट्रगल कर रहा था एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, तो आपका वो मेन पॉइंट है। तो आप उसको, इतने डिफिकल्टी के बाद भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीज क्लियर करी है, वो भी आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते थे। साथ में जैसे पूनिया सर ने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो आपको नहीं समझ आया तो आप बोले रिपीट, है ना। तो आप इंटरव्यू को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। वो सर एक्चुअली उस टाइम कॉल आ गई थी भाई की, तो मैं उसको काटने के चक्कर में सुनाई नहीं दिया। हाँ, सुनाई नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस पूछिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैम का भी क्वेश्चन नहीं समझ आया, रोल समझो आपको पूछना ही है, तो आप वापस पूछिए सर, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन।
आप मतलब एक तरीका आप पूछोगे, ठीक है, कैन यू प्लीज रिपीट, इसको याद कर लो, अगर नहीं दिमाग में रहता है तो याद कर लो, मे यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा करके पूछोगे। बाकी प्रेजेंटेशन बराबर प्रेजेंटेबल आए, शर्ट आपकी और टाई बड़ी चमक रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, बड़ा वो जो सब प्रेजेंटेशन से आए, बैकग्राउंड जहां बैठे हो वो देख लेना एक बार, कहीं और बैठ जाओ तो और बढ़िया रहेगा। थोड़ा ये वॉइस नहीं आनी चाहिए इधर उधर से, एक मतलब ऐसे इधर एसएपी गली के से। बारे में आपने जो बताया वो थोड़ा सा उसको रीड आउट करना है आपको। बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने ठीक बताया। कॉस्ट अलोकेशन अपोर्शनमेंट था वो गलत था, उसको ठीक करिएगा, पढ़िएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री ठीक बताई। क्लोजिंग स्टॉक आप बता नहीं पाए तो थोड़ा सा रीड आउट और करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं सीआरटी प्रोग्राम में, वो वाले क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना है आप। सर बेसिक डिफरेंस क्या होता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन और लोकेशन? देखो अलोकेशन में क्या होता है, कंप्लीट आइटम एक ही कॉस्ट सेंटर पे या एक ही कॉस्ट यूनिट पे पूरा अलोकेट हो जाता है। और अपोर्शनमेंट में एक कॉस्ट आइटम को सब पार्ट करके फिर अलोकेट किया जाता है। सब पार्ट करके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के 4 डिपार्टमेंट है तो 4 डिपार्टमेंट में बांटना अपोर्शनमेंट हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी को पूरे के पूरे को एक डिपार्टमेंट पे ही बांट देना अलोकेशन हो गया। उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। बाकी बढ़िया था। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में आप बताते हैं। लीफो, फीफो, पोस्टिंग के मेथड्स ये होते हैं, उसके बारे में आपको बताना। दोनों जगह रिकॉर्ड क्यों करते हैं सर, क्या रीजन है? भूल जाते हैं आप, हाँ सर, तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा, ठीक है। और नरेंद्र, जो एंट्रीज पूछी गई थी वो गलत थी, आपने आंसर गलत किया सर, मुझे लगा था सर कि वो गलत मैंने बोला। सैलरी पे टू गोपाल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, गोपाल का नाम नहीं आएगा फिलहाल। हाँ सर, और बैड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। और जैसे सर ने भी पूछा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट नहीं होगा, सैलरी डेबिट 24,000 टू बैंक 22 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है अपना ना, तो लाइबिलिटी वाले नेचर वाले एंट्रीज में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, है ना, और एसेट वाले डेबिट होते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो डेबिट है इसीलिए एसेट में है और वो क्रेडिट है इसीलिए लाइबिलिटी में गया। तो एंट्रीज पार्ट पे थोड़ा ना, थोड़ा अकाउंटिंग पे फोकस, जैसे अब बीआरएस वगैरह, और जैसे थोड़ा बहुत हाँ होना चाहिए कि बीआरएस एक क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो बीआरएस एक होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हालांकि आपने सीवी में नहीं लिखा है, आपने रिज्यूमे में नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी बेसिक अकाउंटिंग जैसे अकाउंटिंग वगैरह और है, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, राइट। चलिए ओके, तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना कुछ एंट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसा मैंने पीडीएफ शेयर भी किया था अपने ग्रुप में, अपने पढ़ा था सर, बट उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट डीटी और आईडीटी और इन सबको पढ़ते पढ़ते एक बार उसको फिर से एक बार रीड आउट कर लेना, एक बार एंट्रीज वाला पार्ट, है ना। ओके ओके, सो ओके, ऑल द बेस्ट नरेंद्र। ऑल द बेस्ट नरेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।